टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ झुंझुनू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर नंबर 11 जो समरूपता है उससे संबंधित कुछ समस्याओं को हल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले समरूपता को समझने के लिए आपको सर्वांग का अर्थ समझना होगा और इस सर्वांग के बारे में इस सर्वांग के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं कि सर्वांग जो होते हैं आकृतियां वो सर्वांग क्या होते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ आकृतियां ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए ये कहा जाए कि एक वर्त है जिसकी त्रिज्या जो है वो यूं कहें कि 4 सेंटीमीटर के बराबर है। दूसरा वर्त और ले लें और यहाँ देखिए इस वर्त की जो त्रिज्या है वह भी यूं कहें कि 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ देखिए इन दोनों आकृतियों को इनके जो आकार हैं वे भी एक जैसे हैं और इनके जो माप हैं वो भी एक हैं। तो इस प्रकार की आकृतियां जो होती हैं वे आकृतियां सर्वांग कहलाती हैं। यानी जिन आकृतियों के या जिनके आकार हैं वे समान हो और जिनके माप हैं वो समान हो वे सर्वांग कहलाते हैं। आज इस अध्याय में इस वीडियो के माध्यम से हम समरूपता का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिए समरूप जो होते हैं वो समरूप क्या होते हैं। तो यहाँ उस समरूपता की बातें करें तो देखिए जैसे ये है एक वर्त जिसकी त्रिज्या जो है वो मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर के बराबर है और यहाँ दूसरा जो वर्त है उसकी त्रिज्या मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर के बराबर। ये दो वर्त है, एक त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर है, एक वर्त है उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ देखिए कि ये जो दोनों वर्त हैं इनके जो आकार है इनकी जो बनावट है वो तो एक जैसी है, लेकिन यहाँ पर इनकी माप की बातें करें तो देखिए इस वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या वो 3 सेंटीमीटर है। तो उस स्थिति में उन दोनों आकृतियों को समरूप कहा जाता है। तो यह सबसे पहले सर्वांग जो है और समरूप जो है इन दोनों में आपको अंतर पहचानना जरूरी है कि सर्वांग जो आकृतियां होती हैं उनमें आकार और जो माप होते हैं वे समान होते हैं, जबकि समरूप जो होते हैं समरूप आकृतियां जो होती हैं उनमें जो आकार है वो तो एक जैसे होते हैं, बनावट एक जैसी होती है, लेकिन उनके जो माप होंगे वे हैं वो अलग अलग होंगे। तो वे आकृतियां क्या कहलाती हैं? समरूप कहलाती हैं। तो यहाँ देखिए और बातें करें, जैसे मान लीजिए कि एक वर्ग है, ये एक वर्ग है और जिसकी जो भुजा है वो मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर के बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर। ये भुजा भी 4 है, ये भुजा भी 4 है, ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर। एक दूसरा वर्ग बनाए, जैसे मान लीजिए कोई वर्ग है, ये वर्ग और मान लें कि इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर के बराबर है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इन दोनों वर्गों को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर उनके जो आकार हैं बनावट जो है उनकी वे बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन यहाँ पर उनके माप की बातें करेंगे तो देखिए यहाँ पर वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है, इसलिए ये दोनों जो वर्ग हैं वे समरूप कहलाते हैं। तो शायद अच्छी तरह आपने इसको समझ लिया होगा कि सर्वांग आकृतियां क्या होती हैं, समरूप आकृतियां क्या होती हैं। तो सर्वांग में तो आकार और माप एक जैसे होते हैं, जबकि समरूप आकृतियां जो होती हैं उनमें जो आकार वे हैं एक जैसे होते हैं, जबकि माप उनके अलग अलग होते हैं। तो ये था उस सर्वांग और समरूपता में अंतर। और यहाँ पर आज इस बात का अध्ययन करेंगे, यानी प्रश्नावली नंबर 11.1 में जो कुछ आपको सर्वांग और समरूपता से संबंधित कुछ बातें करते हुए उनके जवाब मांगे गए आपसे। तो यहाँ पर देखिए उस एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 की बातें करें तो यहाँ पर आपको कुछ परिभाषाओं से संबंधित रिक्त स्थान दे दिए गए और उन रिक्त स्थानों में आपको बताना है कि वे आकृतियां किस प्रकार की होंगी, समरूप होंगी या सर्वांग होंगी। तो उसका आपको जवाब कैसे देना वो देखिए आप। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट में जो है वो कह रहा है कि सभी वर्त होते हैं। तो अभी देखिए आपने किया है कि सभी वर्त जो होते हैं उनकी बनावट जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है, भले उनकी त्रिज्या अलग अलग है लेकिन उनकी बनावट जो होती है वो क्या होती है? एक जैसी होती है। तो ये जो वर्त होते हैं वो कहलाते हैं समरूप।
क्योंकि इनके आकार है वो तो एक जैसे हैं, लेकिन इनकी जो माप है वे अलग अलग है, इसलिए सभी वर्ग कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो पार्ट कह रहा है कि सभी वर्ग, जैसे अभी आपने अध्ययन किया था कि सभी वर्ग जो होते हैं उनकी जो आकार होते हैं, बनावट होती है वो एक जैसी होती है, लेकिन उनके माप अलग अलग हो सकते हैं। तो सभी वर्ग जो है उनको आप कह सकते हैं कि वे समरूप होते हैं। इसी प्रकार से कह रहा है कि सभी जो त्रिभुज है वो समरूप होते हैं। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, समबाहु त्रिभुज का अर्थ है कि जिस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है, तो यहाँ पर इनका अध्ययन करें तो ये देखिए दोनों जो त्रिभुज है उनकी बनावट है यानी आकार है वो एक जैसा है, लेकिन उनके माप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इसकी भुजा मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर के बराबर के, 3 सेंटीमीटर, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर गए, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए इनके जो आकार है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनके माप है वो अलग अलग हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वे समरूप होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे कि कौन से त्रिभुज हैं जो समरूप होते हैं, तो यहाँ पर उसका जवाब हुआ कि समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। और इसी क्रम में अगला जो चौथा पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज की जो समान भुजाओं की जो संख्या समान होती है, भुजाओं की संख्या का मतलब है कि जैसे यहाँ पर इस त्रिभुज में 3 भुजाएं तो इस त्रिभुज में 3 भुजाएं, ये नहीं है कि आपने इस त्रिभुज के साथ में उस वर्ग को समरूप किया या त्रिभुज के साथ आपने वर्ग को समरूप किया, यानी समान भुजा वाले और कोई बहुभुज है तो उनकी कह रहा है कि समरूप कब होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए कुछ शर्तें जिनको आगे चल के आगे के वीडियो में हल भी करेंगे, सिद्ध भी करेंगे। तो यहाँ उसका जो हल है ये है कि यदि आपके पास में कोई दो समान भुजा वाले बहुभुज हैं, जैसे त्रिभुज है ये भी बहुभुज ही, जैसे त्रिभुज ए बी सी और दूसरा जो त्रिभुज है ये पी क्यू आर कहें, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों बहुभुजों में, और जहाँ पे बहुभुज का अर्थ है कि समान भुजाओं की बातें करते हैं, तो यहाँ पर ये 3 भुजाएं यहाँ पर है, इसमें भी 3 भुजाएं, इसका मतलब भुजाओं की संख्या समान है और त्रिभुज को भी आप बहुभुज कह सकते हैं, चतुर्भुज पंचभुज इस प्रकार से उसको बहुभुज कहा जा सकता है। तो ये कह रहा है कि दोनों के दोनों जो बहुभुज है वे समरूप कब होते हैं, तो यहाँ पर उन समरूपता के लिए आपके पास में कुछ गुण है, कुछ नियम है, जैसे सर्वांग समता के नियम थे वैसे उस समरूपता के नियम है। तो यहाँ पर यदि इनके संगत कोण जो है ये बराबर हो, जैसे कोण ए बराबर कोण पी, इसी प्रकार से कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, और इसी प्रकार कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर। तो इसको यूं कहते हैं कि संगत कोण बराबर होने के नियम से, संगत कोण बराबर होने के नियम से ये दोनों त्रिभुज यानी ए बी सी और पी क्यू आर जो है वे समरूप हैं, और जिसको संकेत के रूप में यूं लिखा जा सकता है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यानी इस प्रकार से यहाँ पर ये जो चिन्ह आ रहा है ये समरूपता का चिन्ह यूं करते हैं। तो एक तो ये हुआ कि ये दो समान भुजा वाले बहुभुज है वो समरूप कब होते हैं, तो एक तो ये है कि उन दोनों बहुभुजों के जो, जैसे यहाँ पर उस बहुभुज को त्रिभुज मान लिया गया तो उस स्थिति में इनके संगत कोण जो है ये बराबर होंगे, तो इन त्रिभुजों को कहते हैं कि वे समरूप होते हैं। तो यानी एक नियम तो ये हो गया कि संगत कोण बराबर होने के नियम से। दूसरा जो है यहाँ पर देखिए नियम जो है समरूपता का, यहाँ पर इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, जैसे ए बी है इसके संगत पी क्यू भुजा है तो ए बी बटे पी क्यू यानी ए बी और पी क्यू का अनुपात जो है, इसी प्रकार बी सी और क्यू आर का जो अनुपात है बी सी बटे क्यू आर, और इसी प्रकार ए सी और पी आर जो इनका अनुपात ए सी बटे पी आर। तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की बातें करें तो यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाओं में ये जो ए बी भुजा है इसके संगत भुजा जो है पी क्यू, बी सी जो है इसके संगत भुजा क्यू आर, और इसी प्रकार ए सी इसके संगत भुजा पी आर है, और इन भुजाओं का यदि अनुपात बराबर आ रहा है तो उस स्थिति में उसको कहते हैं कि भुजाएं समानुपाती होने के नियम से, तीनों भुजाएं समानुपाती होने के नियम से
दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो यहाँ पर यदि समान भुजाएं वाले बहुभुज हैं तो उनके समरूप होने के लिए यहाँ पर आपने दो नियमों का अध्ययन कर लिया। एक नियम तो ये हो गया कि तीनों कोण जो है वो समान हो, यानी इस त्रिभुज के तीनों कोण इस तीनों कोणों के बराबर हो, तो उस स्थिति में इसको कहते हैं संगत कोण बराबर, यानी कोण समान होने के नियम से। इसी प्रकार यहाँ पर इस त्रिभुज की जो भुजाएं प्रत्येक भुजा जैसे एपी और इस PQ का अनुपात, BC व QR का अनुपात, AC और PR का अनुपात, यदि ये अनुपात बराबर है तो उसको कहते हैं कि तीनों भुजाएं समानुपाती होने के नियम से दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ पर उस स्थिति में कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या होने के लिए, और ये कह रहा है कि उन बहुभुजों के बहुभुज समरूप कब होते हैं, तो इसका एक तो ये हो गया कि उनके कोण बराबर होते हैं, और दूसरा ये हो गया कि भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो वो दोनों जो बहुभुज हैं वे समरूप कहलाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट का अध्ययन, तो जिसमें आपको रिक्त स्थान देते हुए संबंधित क्वेश्चन पूछे गए कि आकृतियां समरूप कब हो सकते हैं, सभी वर्ग हैं वो क्या हो सकते हैं, सभी वर्ग वो क्या होते हैं, और कौन सा त्रिभुज ऐसा होता है जो समरूप होता है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 का हल। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको कुछ बातें सत्य और असत्य कहते हुए, बाकी जैसा आपको पता ही है कि एग्जाम में सत्य और असत्य की बातें में होते हुए उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यार क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको सत्य और असत्य की बातें पूछी गई हैं, उनके साथ में आपको कारण भी बताना कि ये जो है सत्य क्यों है और ये असत्य क्यों है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट जो है उसमें आपसे पूछा गया कि दो सर्वांग सम आकृतियां जो होती हैं वे समरूप होती हैं। जैसे कोई दो आकृति कह रहा है कि सर्वांग सम, तो सर्वांग सम का अर्थ हो गया, जैसे मान लीजिए ये है त्रिभुज ABC, इसकी ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर है, इसको मान लेते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर है। दूसरा जो त्रिभुज है ये जिसको PQR कहें, PQR, और यहाँ भी ये कहा जाए कि ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ देखिए ये जो भुजा AB जो है ये इस PQ के बराबर है, ये जो BC जो है वह QR के बराबर है, और AC जो है वह PR के बराबर है। और तो यहाँ देखिए इनके जो आकार हैं वे भी एक जैसे हैं और इनके माप वो समान है, तो ये दोनों आकृतियां क्या कहलाती है, सर्वांग सम। और इसी प्रकार समरूपता की बातें करें तो यहाँ देखिए इनके जो आकार हैं वे एक जैसे हैं, तो यहाँ पर उनकी भुजाओं का अनुपात निकालें तो वो अनुपात भी आपके सामने बराबर होगा। तो इस प्रकार जो कथन है वो सत्य है, क्योंकि सर्वांग सम आकृतियां जो होती हैं वे समरूप भी होती हैं। दूसरा जो पार्ट है उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि दो समरूप आकृतियां जो है वो सर्वांग सम होती है। जैसे समरूप का अर्थ देखिए, मान लीजिए वर्ग को लेके गए, जैसे एक वर्ग जिसकी त्रिज्या मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर है, दूसरा जो है उसकी त्रिज्या जो वर्ग की मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ देखिए इन दोनों आकृतियां जो हैं इनके जो आकार यानी बनावट है वो तो एक जैसी है, इसलिए इनको आप समरूप कहेंगे। लेकिन सर्वांग सम में ये था कि उनके माप भी एक जैसे होने चाहिए, तो यहाँ पर इनके माप जो है इनकी त्रिज्या बराबर तो नहीं है, तो इसलिए आवश्यक नहीं है कि समरूप आकृतियां जो होती हैं वे सर्वांग सम भी होते हैं। तो यह कथन क्या है, असत्य। तो यहाँ देखिए दोनों पार्ट, जैसे पहले पार्ट में आपसे पूछा गया था कि सर्वांग सम आकृतियां जो है वे समरूप होती हैं, तो दिया गया कथन सत्य है, क्योंकि सर्वांग सम आकृतियां वो समरूप हो सकती है। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया कि समरूप आकृतियां वो समरूप होते हैं क्या, तो ये दिया गया कथन जो है वह असत्य है, क्योंकि समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं हो सकती। जैसा कि आपको इस उदाहरण द्वारा बता दिया गया है कि ये दोनों वर्ग समरूप हैं क्योंकि इनके आकार एक जैसे हैं, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है क्योंकि इनके माप वो अलग अलग है। तो ये था दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में कह रहा है कि दो बहुभुज है कोई भी, वो समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो जैसे अभी आपने समरूपता के लिए दो बातें अध्ययन की थी कि उनके संगत कोण बराबर होने आवश्यक है और संगत भुजाएं समानुपाती होना जरूरी है। तो यहाँ पर सिर्फ आपसे ये कहा गया कि यदि संगत कोण बराबर है तो क्या वे त्रिभुज समरूप होंगे, तो दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि इसके साथ में भुजाओं के समानुपाती होने की जो शर्त है उसको नहीं बताया गया, अतः दिया गया कथन क्या है, असत्य। अगला जो पार्ट है चौथा पार्ट में, उसमें कह रहा है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी भुजाएं समानुपाती हैं और संगत कोण जो है वो बराबर है। तो यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है कि संगत कोण बराबर है और भुजाएं समानुपाती हैं,
तो ये था समरूपता की शर्त कि यदि दो बहुभुज जिनके संगत कोण बराबर है और भुजाएं समानुपाती हैं तो वे समरूप होते हैं। तो दिया गया कथन है वो सत्य है, क्योंकि भुजाएं समानुपाती और कोण बराबर होने के कारण दोनों त्रिभुज या बहुभुज वो समरूप कहलाते हैं। इसी प्रकार से कह रहा है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अभी संगत भुजाओं की बातें करी थी, अभी उनके कोणों की बातें कर रहा है। तो दिया गया कथन है ये है असत्य है, क्योंकि यहाँ पर वही दोनों शर्तें लागू होंगी कि संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। और यहाँ सिर्फ आपसे कह रहा है कि संगत कोण बराबर है, तो दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पर भुजाएं समानुपाती नहीं दी गई, क्योंकि उस शर्त को आपको नहीं बताया गया है कि इसमें ये भी शर्त है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके कुछ आपको पार्ट देते हुए उसमें सत्य और असत्य बातें पूछ रहे हैं। जिसका पहला पार्ट जो था वो तो ये था कि दो कोई भी बहुभुज है, वे बहुभुज जो है वे कह रहा है कि यानी सर्वांग सम है, त्रिभुज की बातें करें या सर्वांग सम आकृति की बातें करें तो कह रहा है कि क्या वो समरूप होते हैं। तो दिया गया कथन सत्य है, क्योंकि सर्वांग सम आकृतियां सदैव समरूप होती हैं। दूसरा जो पार्ट था उसमें कहा था कि समरूप आकृतियां जो होती हैं वे सर्वांग सम होगी। तो ये दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि समरूप आकृतियां जो है वो सर्वांग सम नहीं होती, जैसा कि आपके सामने उदाहरण द्वारा प्रदर्शित किया गया। क्योंकि दोनों आकृतियां इनके आकार बनावट एक जैसी है लेकिन माप अलग अलग है, इसलिए इसको आप कह सकते हैं कि समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती। तीसरा जो पार्ट उसमें कहा गया है कि दो त्रिभुज है वो समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पे देखिए उस संगत भुजाओं के साथ में उसने संगत कोण बराबर होने की जो शर्त थी उसको नहीं दर्शाया गया, नहीं बताया गया। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर। चौथा पार्ट उसमें आपको बताया गया कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसी प्रकार पांचवें पार्ट में आपको बताया गया है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पर आपको उस संगत कोण बराबर होने के साथ में आपको संगत भुजाएं समानुपाती नहीं दर्शाया गया, नहीं बताया गया, अतः दिया गया कथन असत्य। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का हल। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि आपको समरूप आकृतियों के कोई दो उदाहरण देने, दो आकृतियां बनानी। तो जैसा अभी आपने समरूपता की बातें अध्ययन की थी उसमें आपके सामने बातें हो चुकी हैं कि दो समरूप आकृतियों के उदाहरण दें। तो जैसे देखिए सबसे पहला तो उदाहरण ये हुआ कि ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या अपन 5 सेंटीमीटर कह दें, दूसरा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या को आप 3 सेंटीमीटर कह दें। तो यहाँ देखिए इन दोनों वृत्तों की जो बनावट है, आकार जो है वे आकार है वो एक जैसे, लेकिन यहाँ पर उनके जो माप है वो अलग अलग। तो ये हुआ आपके लिए उस समरूप आकृति का एक उदाहरण, क्योंकि यहाँ पर इनके आकार तो एक जैसे है, बनावट एक जैसी है, लेकिन इनकी त्रिज्या यानी माप अलग अलग है। तो ये दोनों आकृतियां जो है समरूपता के उदाहरण। इसी प्रकार से वर्ग ले लें, जैसे एक वर्ग आपने बना दिया, इसकी भुजा मान लीजिए कि आपको दे दी गई है कि 5 सेंटीमीटर के बराबर। दूसरा एक वर्ग और बना लें जिसकी जो भुजा है वो मान लीजिए कि आपके पास में है ये कोई दो वर्ग है, इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर और जैसा आपको पता है वर्ग की परतें भुजा बराबर होती है। यहाँ पर मान लीजिए इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए इनकी जो माप है वो तो अलग अलग है, लेकिन आकार बनावट है वो तो एक जैसे। और आपने समरूपता में अध्ययन कर लिया था कि जिन आकृतियों के जो आकार हैं वे समान होते हैं लेकिन माप अलग अलग होते हैं तो वे समरूप होते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो उदाहरण पूछे हैं जो कह रहा है कि समरूप आकृतियों के होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक आप वर्ग का उदाहरण दे सकते हैं, एक आप वर्ग का उदाहरण दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये था आपकी एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चंस का हल, जो एक ऑप्शन टाइप में छोटे क्वेश्चन के रूप में था कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं, कैसे आप उनको पहचान पाएंगे कि समरूप है या नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने अभी यहाँ पर सिर्फ समरूप आकृतियां क्या होती हैं उनका अध्ययन किया है, जिससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में हल करके बताए गए।